कोरोना महामारी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा है। जी हां, पीएम ने ब्लॉग में कोरोना की चुनौतियों का जिक्र किया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया, ये भी इस ब्लॉग में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज से लोगों को राहत मिली। राज्यों को 2020-21 में अतिरिक्त फंड दिया गया, इसकी जानकारी पीएम ने दी है। राज्यों को जीडीपी के अलावा 2% तक उधार की इजाजत भी दी गई है। ये घोषणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्लॉग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल की चुनौतियों का जिक्र किया है। और इस बीच एक अहम खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, आपको बताते हैं। तीसरे फेज के ट्रायल में कोवैक्सीन 77.8% कारगर रही है। ये खुलासा हुआ है एसईसी की रिपोर्ट में। तो कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को लेकर, उसके नतीजों को लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई थी। अभी हाल ही में भारत बायोटेक ने यह कहा कि डब्ल्यूएचओ में इसकी रिपोर्ट सौंपने की जो खबर है वो गलत है। और इन सब के बीच ये खबर एसईसी के हवाले से आ रही है। 77.8% कारगर तीसरे फेज में कोवैक्सीन। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना है, इस पर भारत सरकार का जोर है। और भारत में जो वैक्सीनेशन की गति है उसकी तुलना दुनिया भर में अलग अलग देशों से की जा रही है। दुनिया भर में आखिर क्या स्थिति है वैक्सीनेशन की, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़ गए हैं। राजीव, ओवर टू यू। शुभ्रा, जान बचानी है तो इस वक्त वैक्सीन सबसे कारगर है और इसी वैक्सीन का उपयोग भारत भी कर रहा है। अगर कल की बात करें तो 87 लाख के करीब भारत पहुंच गया। एक तरीके से पावर डोज है वैक्सीन की, जो भारत ने बाकी दुनिया को दिखाने में मदद की है। लेकिन विश्व कहां पर है, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा इस वक्त विश्व कहां पर है। मेरे सामने विश्व का मैप है और मैं शुरुआत करूंगा हमारे सहयोगी, हमारे पड़ोसी चीन के साथ, जो कि ठीक यहां पर है। ये यहां पर चीन आपको दिख रहा होगा। चीन 101 करोड़ वैक्सीन लगा चुका है। इस वक्त जो चीन का आंकड़ा है वो 101 करोड़ वैक्सीन का है। और चीन के बाद दूसरे नंबर पर अगर बात आती है तो बात आती है ये जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये ईयू की जगह यानी यूरोपियन यूनियन का एरिया। यहां पर 32 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं अब तक। और इसके बाद हम सीधे इस तरफ आते हैं और ये है अमेरिका, यूएसए, जहां पर 31 करोड़ वैक्सीन अब तक लगाई जा चुकी हैं। और इसके बाद हम सीधे रुख करते हैं अपने भारत का। ये हमारा भारत है जहां पर अब तक 28 करोड़ से ज्यादा, जी 28 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन यहां लग चुकी है। लेकिन इनके बाद कौन है? इनके बाद हम रुख कर लेते हैं ब्राजील का, जो कि ब्रिक्स देशों का एक समूह भी है, भारत भी उसमें है। ब्राजील में 8 करोड़ वैक्सीन अब तक लग चुकी हैं। ये विश्व का आंकड़ा हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। लेकिन ब्राजील से हम रुख करते हैं यहाँ यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, जो यहाँ पर ब्रिटेन जो अब नहीं है। ब्रिटेन में 7 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, यानी ये पूरा यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन अलग है और यहाँ पर 7 करोड़ हो चुकी हैं। तो ये करीब आंकड़ा हमें दिखाई पड़ता है जो पूरे विश्व में है इस वक्त। भारत और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और जो रफ्तार है, शुभ्रा, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी 35 करोड़ का भी आंकड़ा भारत छू लेगा। तो ये विश्व की स्थिति है भारत के मुकाबले। शुभ्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। और इन सब के बीच कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप ने लगातार खतरा बढ़ाया हुआ है। भारत में भयावह दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराए गए डबल म्यूटेंट यानी डेल्टा वेरिएंट में और भी बदलाव हो रहे हैं। नया वेरिएंट भी महाराष्ट्र में ही मिला है, जहां पहली बार नए वेरिएंट के 28 केस सामने आ चुके हैं। ये वेरिएंट न केवल भारत बल्कि कई देशों में रिपोर्ट हुआ है। वैज्ञानिक इसे डेल्टा प्लस वेरिएंट कह रहे हैं। एक्सपर्ट लगातार चेताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सावधानी नहीं बरती गई तो अगले 2-3 हफ्तों में महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ सकती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर सवार तीसरी लहर में एक्टिव केस 8 लाख तक पहुंच सकता है और इन मरीजों में 10% बच्चे होंगे। वेरिएंट आया है B16772 और B16772 प्लस, जो डेल्टा वेरिएंट है, ये माना जा रहा है क्योंकि यूके वगैरह में ये वेरिएंट्स को पाया गया है कि ये काफी कंटेजियस है। और जो मॉडलिंग स्टडीज से हमें ये पता चलता है कि इसमें इन्फेक्शन करने की क्षमता ज्यादा है। तो इसको एटलीस्ट हमें नजर रखते हुए जो हम जिस तरह का प्रिवेंशन प्रोसीजर्स हम अभी कर रहे थे या
अभी भी थोड़ी महीने तक हम जो बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे वो उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करें। हमें पता है अभी बहुत कुछ लॉकडाउन का भी खत्म हो गया है, काफी जगह पर रीओपन हुआ है, स्कूल्स कॉलेजेस के अलावा जो अभी क्लोज है, लेकिन ऑफिसेज मॉल्स वगैरह ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ये सारा कुछ ओपन अप हो गया है। तो इसके साथ साथ एक केयरलेसनेस में वेरिएंट क्या है, फिलहाल एक 2 हफ्ते पहले सिर्फ 6 केस थे पूरे भारत में और अभी महाराष्ट्र में 22 केसेस है और ये सबसे ज्यादा केसेस जलगांव और सिंधुदुर्ग जिले से आ रहे हैं, दो बहुत दूर दूर जिले हैं। और बम्बई में भी जहां मैं बैठा हूं वहां पर भी डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बना है, हमें चिंता का विषय बना नहीं है, ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें हमें दिलचस्पी लेनी है क्योंकि ये आगे क्या कर सकता है, ये ज़्यादा खराब होगा या ज़्यादा उससे पहले से अच्छा बेहतर होगा, ये पता नहीं है। अब ये बात है कि डेल्टा वेरिएंट जो हिंदुस्तान में शुरू हुआ और ये अभी दुनिया के 80 देशों में ये पाया गया और यूके में लगभग 90% जो अभी 90% जो लोग आ रहे हैं कोविड के, ये डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं। अमेरिका में 2 हफ्ते पहले सिर्फ 1% लोगों में था, 1 हफ्ते पहले 10% था और अभी 1/3 यानी 35% लोगों में जो नया कोविड आ रहा है ये डेल्टा वेरिएंट से आ रहा है। और इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि महाराष्ट्र कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में सक्षम है। 7,500 केसेस के सैंपल्स लिए गए। 15 मई के बाद यह प्रोग्राम शुरू हुआ है और इन सैंपल्स में 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट आइडेंटिफाई हुए हैं और यह जो 21 केसेस है वे रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2, पालघर, सिंधुदुर्ग एंड ठाणे में 1 रिस्पेक्टिवली। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वेंकटेश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर हेमलता लगातार हैं हमारे साथ, जिनसे बातचीत चल रही थी। इस हिस्से की शुरुआत में डॉक्टर वेंकटेश आपसे करना चाहती हूं और चूंकि महाराष्ट्र का जिक्र हमने किया और पहले भी देखा हमने कि खतरे की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई और उसके बाद कोरोना का खतरा पूरे देश में फैल गया और केसेस लगातार बढ़ते चले गए। दूसरी वेव में यही हुआ था। अगर अभी जो स्थिति महाराष्ट्र की हम देख रहे हैं, 25 से ज्यादा केसेस डेल्टा प्लस वेरिएंट के वहां पर सामने आ चुके हैं, कितना सावधान हो जाने की जरूरत है? और जो डेल्टा प्लस की बात कर रहे हैं, कितना इन्फेक्शियस है, कितनी जल्दी फैल सकता है? अगर इसका अंदाजा हो जाए तो ये समझा जा सकता है कि कितनी जल्दी ये देश भर में फैलेगा। मैडम ऐसी है कि सेकंड वेव जो और अभी आने वाली थर्ड वेव दो बहुत है, क्योंकि प्रशासन की हो चुकी है और जो पब्लिक है उनकी भी तकलीफ हो चुकी है, मानसिक दृष्टि से भी हो चुकी है, हो चुका है और अपनी अपनी तरफ से एक कोशिश करना चाहिए कि अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि थर्ड वेव में इतना होगा महाराष्ट्र में जितना सेकंड वेव में हुआ, लेकिन बाकी इसके साथ तो खबरदारी लेनी चाहिए, जैसे मास्क के उसके तरफ इग्नोर, सतर्क होना चाहिए, ये सब सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। बाकी थोड़ी सी डिसिप्लिन ये अगर होगा तो के लिए हम अच्छी तरह से सक्षम है। जी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है डॉक्टर हेमलता कि अगर अभी 25 से ज्यादा केसेस हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं डेल्टा प्लस वायरस के, तो क्या माना जाए कितनी जल्दी इसकी संख्या पूरे देश भर में बढ़ने की आशंका है? अगर ये अंदाजा रहेगा तो उसी हिसाब से तैयारियां आगे की जा सकती हैं। अब तक का रिकॉर्ड वायरस को लेकर क्या कहता है? तो अभी अगर हम आप अल्फा और डेल्टा को कंपेयर करें तो अल्फा का जो इन्फेक्शन का तरीका था
तो मोस्टली कोल्ड, कॉफ, फीवर था। जैसे अभी सेकेंड वेव में हमें डेल्टा सबसे ज्यादा आगे आया और बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस भी था, और उसके साथ में कुछ अलग तरह के सिम्टम्स लाइक डायरिया, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन्स और तो दूसरे सिम्टम्स भी देखने को मिले। हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा डेल्टा वेरिएंट से मिला जुला हो और इतना ही इन्फेक्शियस हो। बट जैसे कि हमने देखा कि वैक्सीन से जो वैक्सीनेटेड थे वो डेल्टा से भी प्रोटेक्टेड थे। हो सकता है कि उनको इन्फेक्शन हो रहा था लेकिन वो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन उनको मिल रही थी। तो अगर वैक्सीन से हम थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग से हम और ज्यादा प्रोटेक्ट हो सकें, तो हम थर्ड वेव को काफी स्लो प्रोग्रेस एंड फ्लैट वेव बना सकते हैं जी। लेकिन इन्फेक्शन स्प्रेड जरूर होगा। जी, एक छोटा सा सवाल जिसका लोगों को इंतजार भी होगा कि आखिर बच्चों पर कितना घातक हो सकता है ये वायरस, खास करके डेल्टा प्लस। डॉक्टर हेमलता, आई थिंक डेल्टा वेरिएंट जितना था उतना ही शायद ये घातक हो सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट, बिकॉज उसमें ज्यादा फर्क हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि और ज्यादा फर्क है। ऑलरेडी सेकेंड वेव में बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो भी चुके थे एक्सपर्ट्स की तरफ से कि बच्चों पर ये ज्यादा असरदार होगा, इसकी अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, तैयारी रखनी बहुत जरूरी है। हर तरीके से तैयारी सरकार को भी करनी होगी और हम आप भी तैयार रहें, ये जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। और इन सब के बीच एक और मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट है, लेकिन लोग हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं कि जाने गए उसके बावजूद तमाम तरह से तमाम शहरों में ढील दी गई। ढील के बाद से आपको नज़ारा दिखाएंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। आप देखेंगे ढील देने के बाद से किस हिसाब से 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का पालन यहाँ पे नहीं दिख रहा। आप देखेंगे रश काफ़ी है, लोग हम कहें तो एक दूसरे के करीब में नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और हालत ऐसी हो चुकी है कि फिर से जो तीसरी वेव की बात कही जा रही है, डर कहा जा रहा है, वो साफ इसी तरह के हलचलों से दिखाई दे रहा है कि सावधानी अगर नहीं बरती गई तो तीसरी वेव फिर से अटैक कर सकती है और फिर से वही हालात देखने को मिल सकते हैं जो पिछले महीनों में तमाम लोगों ने देखे थे। उन्हें याद नहीं रहा या भूल गए छोटी सी ढील क्या मिली। हर कोई भीड़ भड़के में साफ नजर आ रहा है, सावधानी बरत रहा है। ऑटो वाले आप देखेंगे तो बिना मास्क के ही हैं। और चलिए हम इसे पूछते हैं कि मास्क क्यों नहीं लगा रखा है। भैया मास्क क्यों नहीं लगा रखा है तुमने? लगा लिया अभी लगाया? हाँ लगा। पहले जरूरी है ना? हाँ जरूरी तो है भैया। फिर से क्या फिर अब कोरोना लाओगे क्या? अरे नहीं आएगा कोरोना। तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाते? जरूरी है ना? लगाते हैं, गमछा हट जाता है कभी कभी। लगाया नहीं, अब लगाना जरूरी है ना? हाँ जरूरी। चलिए लगाना जरूरी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तमाम लोग हैं जो अभी भी एहतियात नहीं बरत रहे। इसी एहतियात न बरतने के चक्कर में तीसरी लहर का जो प्रकोप है वो कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह के लोग तमाम इस तरह के बात करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी राजस्थान से कोरोना का खात्मा नहीं हुआ है। सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर हालांकि बाजारों को तो खोल दिया गया है, लेकिन बाजारों में जिस तरह लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अनायास घर से बाहर ना निकले, क्योंकि विशेषज्ञों की ओर से तीसरी लहर के संकेत दे दिए हैं। खुद चिकित्सा मंत्री ने कहा अगर तीसरी लहर आती है तो एक भयावह रूप ले लेगी। ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की अपील यहाँ की गई है। साथ ही साथ सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करने की अपील भी की गई है। अगर कोरोना का खात्मा करना है तो लोगों को गाइडलाइन की पालना करनी होगी और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने की अपील भी जो है मंत्री की ओर से की गई है, क्योंकि अभी भी लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। अधिकतर जगहों पर जो है मास्क का उपयोग भी नहीं हो रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तीसरी लहर के संकेत तो विशेषज्ञों ने दे दिए हैं, लेकिन अगर तीसरी लहर से बचना है तो आम जनता को भी सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी होगी। कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोगों की जान जाने के बाद भी भोपाल के लोग आखिर सुधरे नहीं हैं। मैं खड़ा हूं अभी 10 नंबर मार्केट पर और आपको दिखाता हूं यहाँ के हालात के किस तरह यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एक मार्केट प्लेस है, भोपाल का एक प्रसिद्ध बाजार है। यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है, लेकिन भीड़ भाड़ यहाँ मौजूद दिखाई देती है। हालांकि भोपाल में कोरोना की गाइडलाइन के तहत 4 से ज़्यादा लोग किसी भी जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बाजारों में कराया जाना सुनिश्चित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग भीड़ जमा करके यहाँ पर मौजूद हैं। कई लोगों ने मास्क तक नहीं पहना है, कुछ लोग मौजूद हैं।
इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए।